वो आदमी मुड़ा और लाशों की तरफ बढ़ा। उसने पूछा, ये सब तुमने किया? रूडियन पसीने में था। उसने घबराहट में जवाब दिया, अकेले नहीं, मैंने ये गांव की मिलिशिया के साथ मिलकर किया। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, उस आदमी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि वो लाश तुम्हारे काम जैसी लग रही है। कोई और रास्ता न देखकर रूडियन ने हाँ कर दी। वो आदमी हंसते हुए मुड़ा और बोला, तुम अभी भी एक टीनेजर लगते हो। तुम किस परिवार से हो यंग मास्टर? लड़की ने मुड़कर कहा, काफी समय हो गया जब अंकल ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो, है ना? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि इसके पास वो टैलेंट है। ऐसी दूरदराज जगह में जहां कोई प्रॉपर एकेडमी नहीं है, इस उम्र में माना जगाना अपने आप में दिलचस्प है। रूडियन एकदम से सकका गया जब उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने बस उसे देखकर ही पता लगा लिया कि उसके पास माना है। वो लड़की भी हैरान थी और बोली, तुमने कहा माना? मैं तो महा एम्पायर एकेडमी की ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट होकर भी अभी तक। आदमी ने अपने हाथ बांधे और उसे नाखुशी से देखते हुए कहा, अगर तुम एकेडमी स्टूडेंट होती तो मुझे पता होता। रूडियन चुपचाप खड़ा उन दोनों को देख रहा था और सोच रहा था कि ये आदमी मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिर ये है कौन? ये यहाँ के किसी नोबल जैसा नहीं लगता। वो आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आया और उसका नाम पूछा। रूडियन ने अपना परिचय दिया। फिर उस आदमी ने उसके परिवार का नाम पूछा। रूडियन ने जवाब दिया कि उसका कोई फैमिली नेम नहीं है। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। उस आदमी ने मान लिया था कि वो एक नाइट है, लेकिन वो तो नोबल भी नहीं लग रहा था। रूडियन ने अजीब महसूस करते हुए अपना सर खुजलाया और जवाब दिया, मैं लॉर्ड करीन वन इस्कर का स्क्वायर हूं। वो सोच रहा था कि कोई भी ये जानकर हैरान होगा कि एक स्वॉर्ड्समैन जिसने माना जगा लिया है वो बस एक स्क्वायर है, वो भी तब जब ये माना सबसे गलत तरीके से हासिल किया गया हो। फिर उसने एक नोबल ऑरा के साथ कहा, ये मेरा होम टाउन है और मैं गांव को बचाने के लिए लड़ा, यहाँ की संपत्ति बचाने के लिए। जबकि मन में वो सोच रहा था कि इसके अलावा मैं उस ताकत को परखना भी चाहता था जो मुझे आखिरकार मिली है। रूडियन ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि वो कौन है, क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं लग रहे थे जिन्हें उसने आसपास देखा हो। उसने सोचा, मैंने सालों तक स्क्वायर के तौर पर काम किया है और नोबल्स के बीच भी मैं इन्हें नहीं पहचानता। 10 में से 9 बार ऐसे लोग बाहरी होते हैं। उस आदमी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं काइटल वॉन डेलियन हूं मार्किस। और उसके बगल में खड़ी लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं लुसेला वैन डीलियन हूं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें तुरंत पहचान गया और उसकी आंखें फैल गईं। वो सोचने लगा, काइटल वॉन डीलियन एम्पायर का स्वॉर्ड सेंट, मॉरियन एम्पायर का एक्टिव और अनडिस्प्यूटेड स्वॉर्ड मास्टर, और ड्यूक डिलियन का छोटा भाई जो इस वक्त एम्पायर के पीछे की असली ताकत है। वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जो कभी फॉर्मर रॉयल गार्ड के कमांडर रह चुके हैं। और सबसे जरूरी बात, वो स्वॉर्ड सेंट क्रॉक्स के प्रेडिसेसर हैं जो ओरिजिनल स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट की पार्टी ज्वाइन करते हैं, और उन्हें देखकर लगता है कि वो इस दौर में अभी भी एक्टिव हैं। फिर उसने उस लड़की को देखा और सोचा, लुसेला नाम भी जाना पहचाना लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट की वफादार समर्थक और डीमंस के खिलाफ लड़ाई में एक फ्रंटलाइन कमांडर। ओरिजिनल स्टोरी में वो पहले से शादीशुदा थी, इसलिए उसे हेरोइन कैंडिडेट नहीं माना गया था। फिर भी कुछ अजीब पसंद वाले रीडर्स उसे पागलों की तरह चाहते थे। खैर, अभी शादी की बात भूल जाओ। वो अभी अडल्ट भी नहीं लग रही, शायद मेरी ही उम्र की है। वो जवान चेहरा, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाला भाव ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मेल खाता है। डिलायन नोबल्स के यहां होने का मतलब जरूर होली सॉर्ड को परखना होगा, है ना? काइटल ने पूछा कि उसे तलवार चलाना किसने सिखाया। रूडियन हिचकिचाया। उसके सीने में घबराहट की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और जवाब दिया, मैंने बेसिक्स एक राह चलते मर्सनरी से सीखे और यहां वहां नाइट्स की ड्रिल्स में शामिल होकर प्रैक्टिस की। काइटल ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, एक राह चलता मर्सनरी? कोई अपनी पहचान छुपा रहा था क्या? अगर वो किंग ऑफ मर्सनरीज होता तो मैं समझ सकता था। तुम्हारे मास्टर में कुछ तो अलग बात है। मैं किसी दिन उनसे मिलना चाहूंगा। एडी पास ही हवा में मंडरा रहा था। उसे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। आखिर वो मर्सनरी वही तो था। लेकिन रूडियन ये कैसे समझाता कि उसने तलवारबाजी एक एआई से सीखी है? उसने सोचा, जो तलवारबाजी मैंने सीखी वो योडोरा सिविलाइजेशन की है जो एडी के डेटा में स्टोर थी। मैंने अभी तक उसके फॉर्म्स में पूरी महारत हासिल नहीं की है, लेकिन एक तरह से मैं शायद इस दौर में उस प्राचीन शैली का इकलौता वारिस हूं। गनीमत थी कि लुसेला ने अपने अंकल से कहा कि वो उस पर इतना दबाव न डालें, वो उसे असहज कर रहे हैं। फिर वो रूडियन की तरफ मुड़ी और बोली, उसके लिए माफी चाहती हूं। वो आमतौर पर बहुत संकोची हैं, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर हैरान था। एक नोबल मौके पर ही माफी मांग रही है। जहां तक वो जानता था, खास तौर पर नोबल बच्चे उनमें से ज्यादातर घमंडी होते थे। उसने जल्दी से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वो बस बात खत्म करना चाहता था।
लुसेला खुशी से उछली और चहकते हुए ऐलान किया, क्योंकि गांव की हालत खराब है, चलो पहले सफाई शुरू करते हैं। अंकल, आप भी थोड़ी मदद करो। काइटल बड़बड़ाया, लेकिन मान गया। रूडियन बस यही सोचता रह गया कि अब मुझे समझ आया कि ओरिजिनल स्टोरी में रीडर्स लुसेला को इतना प्यार क्यों करते थे। सच में एक हेरोइन कैंडिडेट। हालांकि उसकी प्रशंसा जल्द ही निराशा में बदल गई जब उसे एहसास हुआ कि बाद में उसे उस मुख्य हवेली में ले जाया जाएगा जहां नौकर पहले ही चिल्ला रहे थे, दावत की तैयारी करो। सर डेरिक, मार्किस और यंग लेडी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। वो सिकोड़ गया। उसने इनकार में अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और सोचा, मैं अभी भी वेकेशन पर हूं यार। मैं और ज्यादा पेचीदा मामलों में नहीं पड़ना चाहता। मेरे जैसे एक मामूली स्क्वायर को होली सॉर्ड को परखने के काम में क्यों शामिल होना पड़ रहा है? काइटल ने उसे आवाज दी और कहा कि वो बाद में फिर मिलेंगे, और लुसेला ने हाथ हिलाते हुए उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया अदा किया। वो दोनों एक नाइट के साथ हवेली के अंदर चले गए। बाद में अपने कमरे में लेटे हुए एडी हवा में तैर रहा था, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट छत को घूर रहा था। वो सोच रहा था, पता नहीं रेबेका ठीक है या नहीं। वो बहुत तनाव में लग रही थी, जैसे उसे ठंड लग जाएगी। किसी वजह से रेबेका ने इलाज से मना कर दिया और उसे भी यहां लाया गया। खैर, अगर मैं गांव में रहता भी तो मुझे मरम्मत के काम में ही लगा दिया जाता, तो एक तरह से मैं अपनी मर्जी से ही आया हूं। फिर वो रुका और एक हल्की मुस्कान दी। किसने सोचा था कि वो खून की महक जो मुझे मार्किस, काइटल और लुसेला से पहली मुलाकात में आई थी, वो टीएच मरॉडर स्पेशल फोर्सेस की थी। सिर्फ उन दोनों ने 500 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स को मार गिराया। रूडियन एक पक्के इरादे के साथ बिस्तर पर उठ बैठा और सोचने लगा, मुझे भी ताकतवर बनना होगा। एडी के सारे टर्मिनल्स को रिकवर करने का मतलब होगा कि मुझे बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। डायाब्लो को सही से चलाने के लिए मुझे कम से कम मास्टर लेवल तक तो पहुंचना ही होगा। अपनी मौजूदा हालत में एक मर्सनरी की तरह भटकने के बजाय बेहतर है कि मैं नाइट ऑर्डर की ट्रेनिंग लूं और अपनी स्किल्स को जितना हो सके बढ़ाऊं। खिड़की से उसके कमरे में जोरदार हंसी की आवाज आई। वो चलकर वहां गया और नीचे देखा, जहां कई नोबल्स जमा थे, हंस रहे थे और मिलजुल रहे थे। उसने सोचा, लगता है पार्टी पूरे शबाब पर है। हंसी और बातों से लग रहा है कि आज का मसला अच्छे से सुलझ गया है। बुरा नहीं है। फिर उसने एक आह भरी और उसके कंधे पर बैठे एडी के साथ एक फीकी मुस्कान दी। बस 5 साल और फिर पार्टियों को भूल जाओ। यह जगह जल्द ही नर्क में बदल जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम तब तक ये लोग शांति से जी सकें। रूडियन अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एडी ने उसे बताया कि कोई मेहमान आया है। रूडियन हैरानी से पीछे मुड़ा और देखा कि डेरिक और करीन अंदर आ रहे थे। करीन ने आते ही तेज आवाज में पूछा, रूडियन तुम पार्टी में क्यों नहीं हो? रूडियन हकलाते हुए बोला, जी मास्टर। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं क्या करूं? एक कॉमनर होकर मैं किसी नोबल की पार्टी में जाऊंगा तो मुझे डांट ही पड़ेगी। उसने घबराहट में अपना सर खुजलाया और जवाब दिया, जाहिर सी बात है कि मेरे पास वो स्टेटस नहीं है कि मैं वहां आ सकूं। करीन ने नाटकीय अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे स्क्वायर हो, इसलिए तुम्हें पार्टी में अपने मास्टर की मदद करनी चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और सोचने लगा, काश ये समझ पाते कि मैं अभी वेकेशन पर हूं। रूडियन ने माना कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, जिस पर करीन ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अब तुम समझ गए हो। रूडियन चुप रहा जब तक डेरिक पास नहीं आया। डेरिक ने कहा कि उसने सुना है, रूडियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। रूडियन ने हिचकिचाते हुए शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा, क्या ये खबर काउंट तक पहुंच भी गई? आमतौर पर तो जांच पड़ताल में दिन लग जाते हैं। इसका मतलब या तो मार्किस, काइटल या लुसेला ने सीधे काउंट को रिपोर्ट किया है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। डेरिक आगे बोला, काउंट तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। रूडियन को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगा कि आज डेरिक इतनी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। डेरिक ने आगे कहा, देखो, डेलियन ड्यूकल फैमिली के साथ चीजें अच्छी रहीं, लेकिन उन्होंने एक और रिक्वेस्ट रखी है। रूडियन को ये बात दिलचस्प लगी, पर उसे लगा कि क्या ये सुनना उसके लिए जरूरी है। वजह तब साफ हुई जब करीन ने एक पोज बनाया और गर्व से ऐलान किया, और वो बात यह है कि मैं इंपीरियल एकेडमी में दाखिला लेने वाला हूं और वहां 7 साल तक ट्रेनिंग करूंगा। रूडियन ने अजीब तरीके से पूछा, तुमने कहा एकेडमी? और करीन ने गर्व से हाँ कहा। रूडियन उसे देखते हुए सोचने लगा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं। भले ही करीन ने इस बार कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन अगर इसने फिर से गड़बड़ की तो ड्यूकल फैमिली की इज्जत खराब होगी। शायद वो चाहते हैं कि करीन 7 साल एकेडमी में रहे ताकि पुरानी बदनामी को दबाया जा सके। ड्यूकल फैमिली एक नामुमकिन सपना देख रही है। तभी डेरिक ने वो बात कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने कहा, और उस एकेडमी ट्रिप के लिए रूडियन तुम भी शामिल हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट यकीन नहीं कर पाया और खुद की तरफ इशारा करके पूछा, मैं? इससे थोड़ी देर पहले का मंजर कुछ और था। केतल मुस्कुराते हुए खड़ा था,
उसके हाथ में एक चमकती हुई ब्लेड थी। उसने कहा, ये होली सॉर्ड डेलाइट बिल्कुल असली है। बचपन में जो एहसास मुझे एक पवित्र सॉर्ड से होता था वो अभी भी वैसा ही है। वहां खड़े नोबल्स हैरानी से देख रहे थे और कह रहे थे कि जैसा सोचा था वैसा ही है। काइटल ने आगे कहा, समीर ड्रन एक नाइट थे जो 50 साल पहले एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचे थे। अगर वो डेथ नाइट बन जाते तो अब तक मास्टर लेवल पर होते। हमने जानकारी दी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में कामयाब हो जाओगे। मुझे लायनहार्ट्स के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। फिर उसने कहा, सर डेरिक, आयरन लायन ऑफ द ईस्ट के नाम से तुम्हारी शोहरत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई है। तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम किसी दिन मेरे साथ ड्यूएल करना चाहोगे? डेरिक ने झुककर ऑफर एक्सेप्ट किया और कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इसके बाद काइटल ने नोबल्स को एक कागज दिया और कहा, ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है कि होली सॉर्ड हासिल कर ली गई है। चलो मेन बिजनेस खत्म करते हैं। मैं काउंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सब लोग हैरान थे। छोटी सी रिक्वेस्ट? काउंट रिकार्ड सोचने लगे कि सबके सामने ये बात उठाने का मतलब है कि ये कोई छोटी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि पक्का इरादा है। कीटल ने कहा, मैंने सुना है कि यंग स्क्वायर्स में रूडियन नाम का एक लड़का है। काउंट रिकार्ड ने माथा सिकोड़ा और कहा, रूडियन? वो बच्चा तो दरअसल। तभी काइटल ने अपना इरादा जाहिर किया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम वो बच्चा मुझे दे सकते हो? काउंट रिकार्ड ने वजह पूछी तो काइटल ने मुट्ठी भींचकर कहा, सच कहूं तो मुझे उस बच्चे के टैलेंट का लालच है। मैंने रिसर्च की है और सुना है कि वो एक कॉमनर है जिसने नाइट की कसम भी नहीं ली है। मैं चाहता हूं कि वो ड्यूकल फैमिली के फाउंडेशन में रहे। काउंट रिकार्ड सोचने लगे कि ड्यूकल फैमिली के फाउंडेशन में घुसना बहुत मुश्किल है। क्या रूडियन में सच में इतना टैलेंट है? मैंने तो सुना था उसके पास माना टैलेंट भी नहीं है। फिर उन्होंने जवाब दिया, मेरा बेटा शायद थोड़ा निराश होगा, लेकिन अगर मार्किस की यही इच्छा है तो ये जरूर पूरा होगा। लुसेला ये सुनकर शर्मा गई और खुशी से मुस्कुराने लगी जैसे कोई और बात हो। काउंट ने आगे कहा, फिर भी मैंने उस बच्चे को अपने बेटे की मदद के लिए चुना था। ऐसा करते हैं, पहले हम रूडी को एकेडमी भेजते हैं और जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होता दोनों फैमिलीज उसका ख्याल रखेंगी। फिर जब वो ग्रेजुएट होकर एक प्रॉपर नाइट बन जाएगा तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से चुने कि उसे किसके पास रहना है? काउंट को समझ नहीं आ रहा था कि मार्किस उस लड़के को क्यों चाहते हैं, लेकिन अगर वो कीमती है तो उसे बाद में वापस लाया जा सकता है। काइटल ने जवाब दिया, उसे बाद में चुनने देना। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है। काउंट रिकार्ड ने कहा, मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने बेटे को भी एकेडमी में डाल देना चाहिए। करीन ने विरोध किया, अपने पिता को पुकारा, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल थे। जब बात यहां तक आ ही गई थी तो करीन का एनरोलमेंट भी पक्का करना ही बेहतर था। वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। डेरिक हाथ बंधे रूडियन के सामने खड़ा था और अपनी बात खत्म कर रहा था। उसने कहा, तो इस तरह तुम ऑफिशियली एकेडमी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट बन जाओगे और यंग मास्टर के साथ दाखिला लोगे। रूडियन परेशानी से उसे देखने लगा और सोचने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी राय का क्या? अगले दिन लुसेला और काइटल ने रूडियन का स्वागत किया और कहा, हम फिर मिले। रूडियन अजीब तरीके से रुका और उन्हें देखकर सोचने लगा, ये जो कह रहे थे कि बाद में मिलेंगे, क्या ये सब पहले से प्लान था? जैसे ही वो पास आया, काइटल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चीजें समेटने के लिए 1 हफ्ता देता हूं। उसके बाद हमारे साथ कैपिटल आना। लुसेला ने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने बस कहा कि वो समझ गया। लुसेला ने कहा कि उसके अंकल का ऑफर एक्सेप्ट करना एक अच्छा फैसला था और वो खुश है कि एक अच्छा जूनियर उसके साथ होगा। रूडियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी खुश हूं कि मैं अपनी स्क्वायर ड्यूटीज छोड़ सकता हूं। जबकि वो अंदर ही अंदर रो रहा था कि अफसोस, मैं उस अगले जूनियर से नहीं मिल पाऊंगा जो करीन का अगला शिकार बनेगा। फिर वो दोनों वहां से चले गए और रूडियन ने उन्हें अलविदा कहा। उस रात बैरन विलेज के एक टैवर्न में मार्को जोर जोर से हंस रहा था। उसके हाथ में बियर का मग था और चेहरा पीने की वजह से लाल था। वो जोर से बोला, ये लो रूडियन, ड्रिंक लो। किसने सोचा था कि हमारे गांव से एक नाइट निकलेगा? रूडियन उसके सामने बैठा था। उसने शराफत से मना किया और कहा कि वो अभी बस एक नाइट एस्पिरेंट है, प्रॉपर नाइट नहीं। मार्को ने जोश में कहा, कैपिटल की एकेडमी जा रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये पक्का है, नाइटहुड की गारंटी है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं एक्स मिलिट्री हूं। असली सवाल यह है कि तुम किस नोबल के बैनर के नीचे काम करोगे? रूडियन ने खाते हुए पूछा, हां सही कहा। वैसे रेबेका कैसी है? मार्को ने इशारा करते हुए कहा, अभी भी बेड पर है। पिछले हादसे का सदमा शायद गहरा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खाना खाता रहा, लेकिन वो साफ तौर पर चिंता में था। डिनर के बाद वो रेबेका के कमरे में गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। वो लड़की बेड पर लेटी थी, उसका चेहरा लाल था और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं। मैंने सुना तुम कैपिटल जा रहे हो।
रूडियन ने हाँ कहा। उसने पूछा कि क्या सच में जाना जरूरी है? रूडियन हैरान था। पहली बार उसने इतने सीधे तौर पर कुछ पूछा था। रेबेका ने उदासी से नीचे देखा और कहा, बस यहां काम करते हुए मुझे लगता है कि कितना अच्छा होता अगर हम शांति से और खुशी से साथ रह पाते। बोलते हुए वो घबराहट में ब्लैंकेट से खेल रही थी और रूडियन उसे चुपचाप देख रहा था। फिर रेबेका ने शर्मीली मुस्कान के साथ ऊपर देखा और कहा, मैं जानती हूं ये मेरा खुदगर्ज होना है, लेकिन मुझे लगा कि एक बार पूछ लेना चाहिए। रूडियन ने नजरें झुका लीं, वो परेशान था और ख्यालों में खो गया। असली कहानी बस एक कहानी है। ये कहना कि मैं उससे इसलिए बचता था क्योंकि वो चिपकू हीरोइन है, बस एक बहाना है। आने वाले वक्त में जो तबाही आएगी उसमें रेबेका की अहमियत है। मैं अपनी हीना कामयाबी पर निराश था कि मैं उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने उसके जज्बातों को इग्नोर किया। लेकिन अब वो पिघल गया। उसने प्यार से उस लड़की का हाथ थामा, थोड़ा आगे झुका और उसके लाल चेहरे और मुस्कान को देखते हुए बोला, काश मैं भी ऐसा कर पाता, अगर ये मुमकिन होता। वो चुप रही और उसे सुनती रही। रूडियन ने कहा, गांव वालों को लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, पर कुछ ऐसा है जो मुझे हर हाल में करना ही होगा। फिर उसने उदासी से नीचे देखा और सोचा, अगर मैंने चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बैरन गांव 10 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। रोहन किंगडम के हमले की वजह से अपनी जगह खोने के बाद रेबेका आखिरकार प्रोटैगनिस्ट एबल से मिलती है और एडवेंचर पर निकल जाती है। अगर मैं कुछ न भी करूं तो एबल डीमंस को भगा देगा, लेकिन ये गांव और जिन लोगों को मैं जानता हूं वो पक्का गायब हो जाएंगे। ये न मेरे लिए अच्छा होगा न रेबेका के लिए। सिर्फ मैं जो इस दुनिया का फ्यूचर जानता हूं इसे रोक सकता हूं। उसने वापस रेबेका की तरफ देखा और कहा, ये रास्ता मुश्किल और कठिन जरूर होगा, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं, इसलिए मुझे इस रास्ते पर चलना ही होगा। रूडियन को उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी बात का पूरा मतलब समझेगी, लेकिन वो उसे अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता था। उसने कुछ पल के लिए उदासी से नजरें झुका लीं और फिर वापस रूडियन को देखा। उसके अंदर से एक स्ट्रांग प्रेजेंस महसूस हो रही थी, एक आग जैसा ऑरा निकल रहा था। जब उसने पूछा, रूडियन अगर मैं इस खून को जगा लूं तो क्या ये तुम्हारे काम आएगा? रूडियन जम गया, वो प्रेशर महसूस कर रहा था और हिचकिचाया। रेबेका ने कहा, किसी तरह तुम्हें पता था ना रूडियन? रूडियन रुका और सोचने लगा, रेबेका को इस बारे में कैसे पता चला? ओरिजिनल स्टोरी में तो उसे तब तक पता नहीं चलना चाहिए था जब तक वो प्रोटैगनिस्ट से नहीं मिलती। फिर रूडियन ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें सिर्फ दुख देगी। वो जानता था कि डीमन डिवाउरर की ताकत जो रेबेका के पास थी वो असल में डिमोनिक एनर्जी को सोख लेती है जो इंसानों के लिए जानलेवा है। वो जितनी ताकतवर होगी दिमाग को उतना ही खत्म करेगी। भले ही एबल का रोल बदल जाए, रूडियन के पास दूसरे प्लान्स थे। उसने रेबेका की आंखों में देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम यहां खुशी से रहो। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी उसी चमक और जिंदादिली के साथ रहो। रेबेका ने वो ऑरा निकालना बंद कर दिया और नॉर्मल हो गई। उसका चेहरा अभी भी लाल और चमक रहा था। रूडियन खुद को कोसने लगा कि काश वो एबल की जगह ले सकता तो चीजें अलग होती। रेबेका ने कहा कि वो रुकेगी और रूडियन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा कि ये एक अच्छा आइडिया है। रेबेका ने उससे एक वादा मांगा और रूडियन ने पूछा, क्या? उसने डरते हुए अपने होठों को छुआ और पूछा, जब सब खत्म हो जाए तो कहीं और मत जाना। तुम्हें मेरे पास आना होगा। और हमारे प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, बिल्कुल। उसने अपना वादा पक्का किया। अगले दिन रूडियन एक कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में डियाब्लो सॉर्ड थी। वो गुस्से में पूछ रहा था, ये तुम थे, है ना? डियाब्लो ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? रूडियन गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारी हरकत थी, रेबेका की हालत। डियाब्लो ने मजाक उड़ाया और कहा, अरे बाप रे, कैसा अजीब अंदाजा लगाया है। लेकिन रूडियन गुस्से में उसे घूरता रहा। क्या हो अगर ये सिर्फ एक अंदाजा न हो? एक डीमन डिवॉरर का प्रकट होना तभी होता है जब उसे कोई डेमोनिक एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी कम से कम एक हाई क्लास डीमन की होनी चाहिए। मेरी मर्जी के बिना दूसरों पर डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है ना? रूडियन ने गुस्से से तलवार की तरफ इशारा किया और डियाब्लो ने जवाब दिया, ये सोचना कि इस जमाने का एक इंसान ये बात जानता भी होगा वाकई बड़ी बात है। जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारे पीछे आने का फैसला बिल्कुल सही था। रूडियन ने पूछा कि क्या वो ये मान रहा है और डियाब्लो ने जवाब दिया कि नहीं। अगर उस इंसानी औरत का जागना सच में इस शरीर की वजह से होता तो मुझे भी नुकसान पहुंचा होता, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि ऐसा मेरी विशाल ताकत की वजह से हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक इनडायरेक्ट वजह थी जिसने रूडियन के दिमाग में एक एहसास जगा दिया। रूडियन की आंखें यकीन न करते हुए फटी की फटी रह गईं।
उसने अपने सीने को कसकर पकड़ा, वो बहुत ज्यादा गिल्ट और गुस्से से भर गया था। तभी डियाब्लो ने कहा कि लगता है तुम्हें समझ आ गया। रूडियन अपने सीने को पकड़े हुए गुस्से में पसीना पसीना हो रहा था और सोच रहा था कि लानत है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ। डियाब्लो के साथ कॉन्ट्रैक्ट का सबूत, मेरे दिल के अंदर मौजूद वो थोड़ी सी डेमोनिक एनर्जी, चाहे वो कितनी भी कम क्यों न हो, वो सोए हुए डीमन डिवॉरर के खून पर असर डालने के लिए काफी शक्तिशाली थी। फिर उसने वापस तलवार की ओर देखा और कहा कि अगली बार अगर हो सके तो कम से कम मुझे पहले चेतावनी दे देना, मैं इसका एहसान मानूंगा। डियाब्लो ने जवाब दिया कि मैं ये ध्यान रखूंगा, हालांकि मुझे शक है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो नतीजा कुछ बदलता। और हमारा हीरो बस यही उम्मीद करता रह गया कि आगे कुछ बुरा न हो। एक हफ्ते बाद नीले आसमान में सूरज चमक रहा था जब कैरिन और बाकी रईस लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे। रूडियन अपना सामान उठाए हुए हिचकिचाते हुए इधर उधर देख रहा था और सोच रहा था कि ये मोरियन एम्पायर की राजधानी नेविन है और उसके सामने एक बहुत बड़ा शहर फैला हुआ था जो अब उसकी अगली एडवेंचर का स्टेज बनने वाला था। वो जगह बहुत चहल पहल वाली थी, लोग शहर में घूम रहे थे। हमारा हीरो सब कुछ देखकर हैरान था और सोच रहा था कि अब सच में लग रहा है कि मैं एक फैंटेसी दुनिया में आ गया हूं। इसका साइज शायद इस्कर की स्टेट से 30 गुना बड़ा होगा। कैरिन ने उसके गाल को कुरेदना शुरू किया और कहा कि अरे बुफी मैन, क्या तुमने कुछ अच्छा खाया है या क्या। रूडियन को समझ नहीं आया और उसने कैरिन को कहते हुए सुना कि मेरा मतलब है तुम्हारे डैड और यहां तक कि डेरिक भी, मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई तुम्हारा इतना बड़ा फैन क्यों है। उसने उस लड़के को देखा जो उसका गाल खींच रहा था। वो चिढ़ गया और सोचा कि इसे शायद ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर माना जाग चुका है। कैरिन फिर रुका और बोला कि एक बार जब तुम एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओगे तो मेरे पिता ने कहा है कि तुम्हें सीधा हमारे घर ले आऊं। ये अजीब है। रूडियन इस बात पर हैरान था और सोच रहा था कि कोई आश्चर्य नहीं कि ज्वाइंट स्पॉन्सरशिप जैसी अजीब चीज हुई। तो ये वजह है, लेकिन मुझे शक है कि काउंट ने मेरे सामने ये सब कहने के लिए बोला होगा। मानो उसका दिमाग पढ़ते हुए कैरिन ने उसे शरारत से देखा और कहा कि मैं हम दोनों के बीच की दोस्ती के बंधन में यकीन रखता हूं। मेरे पिता ने इसे सीक्रेट रखने को कहा था, लेकिन हम एक दूसरे से बातें छुपाने वाले लोग तो है नहीं, है ना। कैसे रिएक्ट करना है ये न जानते हुए रूडियन ने सिर हिलाया और सोचा कि दोस्ती, हाँ, ये दोस्ती कम और वो खुन्नस ज्यादा लग रही है जो मैंने तुम्हारी गंदगी साफ करते हुए पाली है। कैरिन ने फिर खुद की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा कि खैर, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा जब एकेडमी शुरू होगी। एक आम आदमी होने के नाते लोग शायद तुम्हें नीची नजर से देखेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो शहर की ओर चल दिया, औरतों से बात करने और उन्हें छूने की कोशिश करते हुए, जबकि गार्ड्स उसे कंट्रोल करने में संघर्ष कर रहे थे। और हमारा हीरो उसे देखता रहा, ये सोचते हुए कि इसे अब भी समझ नहीं आ रहा है। सच कहूं तो मेरे नीची नजर से देखे जाने से ज्यादा मुझे इस बात की चिंता है कि ये कहीं मुसीबत खड़ी करके स्कूल से निकाल न दिया जाए। लेकिन छोड़ो, अब ये मेरी समस्या नहीं है। दिन तब तक उजाले से भरा रहा जब तक कि ग्रुप हाउस डेलियन की मुख्य स्टेट तक नहीं पहुंच गया। एक आदमी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि मैंने पवित्र तलवार मांगी थी और तुम फिर मेरे पास कोई भी ऐसी वैसी चीज ले आए। उसने हैरानी और आदर से उस हीरो को देखा जो उसके सामने खड़ा था। कीटेल ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि ये वो है जिसे इस्कर के इलाके में ढूंढा गया था। इसका नाम रूडियन है। रोजिज ने टिप्पणी की कि लगता है तुमने न सिर्फ पवित्र तलवार को हासिल किया बल्कि एक अनचाहा बोनस भी मिल गया। और कीटेल ने जवाब दिया कि ये काफी काम का है। रोजिज ने पूछा कि क्या उनका मतलब है कि वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि एक जीनियस है। और कीटेल ने कहा कि शायद उसमें क्रुक्स के लेवल का टैलेंट हो। हमारे हीरो ने यह सुनकर अपनी आंखें फैला लीं और सोचा कि रुको, क्या। रोजिज इस बात से काफी प्रभावित दिखे और रूडियन घबराहट में सोचता रहा, क्रुक्स ही वो अकेला इंसान है जो हीरो के अलावा तलवार से देवताओं से लड़ सकता है। अगर वो क्रुक्स जैसा है तो ये टैलेंट नहीं है, ये एक तबाही है। कीटेल ने फिर से बात करते हुए कहा कि इसका बहुत ज्यादा टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ सालों में वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक आम नागरिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसका ख्याल रखोगे। बाद में इंपीरियल मैजिक एकेडमी के हॉस्टल में रूडियन ये देखकर हैरान रह गया कि उसके लिए एक प्राइवेट कमरा इंतजार कर रहा था जो बिल्कुल कैरिन के कमरे जैसा शानदार था। कीटेल ने उसके पास आकर अपनी बाहें क्रॉस की और कहा कि यही वो जगह है जहां तुम अगले 7 साल रहोगे। पसंद आया? रूडियन ने घबराहट से उनकी ओर देखा और जवाब दिया कि जरूर, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने डेलियन फाउंडेशन से मिले कॉन्ट्रैक्ट को देखा है और इस्कर परिवार के साथ ज्वाइंट स्पॉन्सरशिप के अलावा इसमें कोई दबाव या शर्तें नहीं हैं। कीटेल ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा कि वजह, हाँ, क्या भविष्य के लिए एक होनहार टैलेंट को सपोर्ट करना एक अच्छा जवाब नहीं है? हमारा हीरो उनकी बातों में नहीं आया और उसने पलटकर कहा कि नहीं, ये काफी नहीं है। एक चैरिटी प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ज्यादा महंगा है और इतनी कीमत चुकाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट में एक भी गारंटी नहीं है।
कीटेल ने गर्व से मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया और कहा कि तुम उस लेडी के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते थे ना? तुम काफी तेज हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सुना था। काउंट, और मैंने एक शर्त लगाई है। एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद क्या तुम लायनहार्ट्स में शामिल होगे या फिर नाइट्स ऑफ ग्लोरी में? यही शर्त है। बोलते समय वो नाटकीय ढंग से मुड़े और रूडियन ने अपनी आंखों को ढक लिया, ये सोचते हुए कि ये सब दिखावा क्यों। कीटेल पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि खैर, अभी के लिए तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई बाध्यता नहीं है। रूडियन घबराहट में हंसा। थोड़ा सिकुड़ते हुए उसने सोचा कि लेकिन मेरा इनमें से किसी को भी चुनने का कोई प्लान नहीं है। आखिरकार एकेडमी तो बस एक सीढ़ी है। कीटेल फिर मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए, ये कहते हुए कि उन्हें ये देखने का इंतजार रहेगा कि रूडियन क्या चुनता है। रूडियन ने उन्हें खामोशी में जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई और उसने सोचा कि मेरा चुनाव ये है कि मैं सारे फायदे लेकर यहां से निकल लूं। बाद में रूडियन के कमरे में ही हमारे हीरो ने डियाब्लो को बुलाया, जिसने तुरंत जवाब दिया कि क्या है बच्चे। रूडियन बिस्तर पर बैठ गया और तलवार से बात करने लगा। उसने पूछा कि क्या तुम्हें डेलियन एस्टेट में कोई जादुई चीज महसूस हुई थी? डियाब्लो ने जवाब दिया कि ये एक अजीब सवाल है, लेकिन तुम्हें जवाब देने के लिए कहूं तो नहीं, मुझे किसी तरह का जादू महसूस नहीं हुआ। रूडियन ने थोड़ा और जोर दिया और पूछा कि क्या उसे पक्का यकीन है, और इस पर डियाब्लो को गुस्सा आ गया। तलवार से काली ऊर्जा निकलने लगी और वो चिल्लाया कि तुम छोटे बच्चे, भले ही मेरी ज्यादातर इंद्रियां तलवार के अंदर सील हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डियाब्लो ऐसी किसी चीज का पता नहीं लगा पाऊंगा? एबी तैरते हुए पास आई। उसके सिर के ऊपर मंडराते हुए उसने पूछा कि मास्टर, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? रूडियन ने जवाब दिया कि हाँ, थोड़ी सी, और सोचने लगा कि असली कहानी में ड्यूक विंसेंट और कीटल दोनों को डीमंस ने मार दिया था। उनकी मौत के बाद डेलियन की जागीर लुसेला की लीडरशिप में आ गई थी। ड्यूक के परिवार के साथ जो हुआ उसे कहानी में बस एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर हम असल कारण और प्रभाव के बारे में सोचें तो मैं कीटल की मौत को समझ सकता हूं, लेकिन ड्यूक का भी मारा जाना, यह निश्चित रूप से अजीब है। कीटल को राजधानी के बाहर एक यात्रा के दौरान मारा गया था, बिल्कुल इस यात्रा की तरह। लेकिन ड्यूक को राजधानी के बिल्कुल अंदर सबकी नजरों के सामने मारा गया था। वो रुका, अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि सिर्फ डीमंस का दुश्मन होने की वजह से उनका मारा जाना समझ नहीं आता। अगर ऐसा होता तो राजधानी के ज्यादातर बड़े रईस भी हिट लिस्ट में होते। कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत जरूरी है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगता है मुझे ड्यूक के घर के थोड़ा करीब जाना होगा, है ना? जब क्लासेस शुरू हुई तो हमारा हीरो सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। क्लासरूम की सीढ़ियों वाली सीटों पर सबसे ऊपर और अलग थलग बैठे होने के बावजूद सभी छात्र उसे देख रहे थे। एबी को ये सब बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि जैसा कि उम्मीद थी, बहुत से लोग हैं जो मास्टर की असली कीमत पहचानते हैं। चलो चलते हैं। दूसरी ओर रूडियन घबराहट से इधर उधर देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे पता है ट्रांसफर होना मुश्किल होता है, लेकिन इतना ज्यादा अटेंशन कुछ ज्यादा ही भारी है। उसके पास रखी तलवार में से डियाब्लो ने टिप्पणी की कि इतनी सारी आत्माएं जो दिखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। इंसानों की भाषा में मुझे लगता है इसे बुफे कहा जाता है। रूडियन ने उससे एक सेकंड के लिए चुप रहने को कहा और फिर सामने की ओर मुड़ा, ये सोचते हुए कि क्या ये इसलिए है क्योंकि मुझे कीटल फाउंडेशन का सपोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नाइट डिपार्टमेंट में ही 30 से ज्यादा स्पॉन्सर्ड छात्र हैं, मुझे मिलाकर 7 नए छात्र हैं। अचानक उसे उसके ख्यालों से बाहर खींचते हुए एक लड़का पास आया और पूछा कि क्या उसके बगल में बैठने से उसे कोई दिक्कत है। रूडियन उसकी ओर मुड़ा और अपना परिचय देते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। भूरे बालों और नीली आंखों वाले लड़के ने उसे देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया कि फेमस ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलकर खुशी हुई। मैं एडेले हूं, हम एक ही फाउंडेशन में हैं, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। वह लड़का इंपीरियल मैजिक एकेडमी का 3rd ईयर का छात्र था। रूडियन उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा सीनियर, लेकिन फिर भी फेमस ट्रांसफर स्टूडेंट? एडेले उसके पास बैठ गया और जवाब दिया कि हैं, तुम्हें नहीं पता था? फाउंडेशन को कोई ट्रांसफर स्टूडेंट लाए हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। रूडियन ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए अपने बाल खुजलाए और जवाब दिया कि ठीक है, 10 साल बड़ी बात हो सकती है, लेकिन क्या इसके लिए इतना अटेंशन मिलना सही है? वो सोच रहा था कि मेरा मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि कोई राजकुमार या राजकुमारी ट्रांसफर होकर आया है, ये तो बस एक आम इंसान है। एडेले ने भी अजीब तरह से अपना गाल खुजलाया और कहा कि आह, तुम्हें सच में नहीं पता था, है ना? देखो, मैजिक एकेडमी में ट्रांसफर मूल रूप से मना है। हमारे हीरो ने जवाब दिया कि उसे ये पता था, और एडेले ने अपनी बात जारी रखी। सिर्फ वही लोग इस नियम से बच सकते हैं जिनकी बहुत खास साख हो या जो शाही परिवार के करीबी बड़े रईस हों। तुम्हारे मामले में ये आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि सोर्ड्स एंड कीटल तुम्हें खुद लेकर आए हैं
और इसलिए भी क्योंकि क्रुक्स के बाद से हमारे फाउंडेशन से एक भी ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं आया है। ये रूडियन के लिए नई खबर थी। क्रुक्स, जो सोर्ड सेंट था, डेलियन फाउंडेशन से ही आया था। उसके बगल में बैठे एडेले ने आगे कहा कि सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि इस्कर हाउस का वो युवा लॉर्ड जिसने पवित्र तलवार बरामद की थी, उसे भी इन्हीं वजहों से काफी अटेंशन मिल रहा है। रूडियन ने आह भरी और सोचा कि सोचने वाली बात है, कैरन भी तो उसी डिपार्टमेंट में है, लेकिन अलग क्लास में है ना। वैसे भी मैं उसे जानने की कोई कोशिश नहीं करने वाला। एडेले ने फिर एक उंगली उठाई और कहा कि वैसे मैं तुम्हें ढूंढने इसलिए आया क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की एक खास रिक्वेस्ट थी। रूडियन ने पूछा कि आपका मतलब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से है, और एडेले ने जवाब दिया कि प्रिंसेस लुसेला, तुम लॉर्ड कीटेल से मिले थे, है ना? तो तुमने कम से कम उनका नाम तो सुना ही होगा। रूडियन इस जानकारी से हैरान था। तो लुसेला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी। एडेले अपनी कुर्सी से उठा और बोला कि जब कोई आम नागरिक इस एकेडमी में आता है तो ये स्वाभाविक है कि वो घबरा जाए और उसे समझ न आए कि क्या करना है। इसलिए हमारे फाउंडेशन में नए छात्रों को गाइड करने की परंपरा है। मुझे तुम्हारे गाइड के रूप में सौंपा गया है, लेकिन फिर भी तुम नाइट डिपार्टमेंट में हो। अगर हमारी पहली मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक परिचय बनकर रह जाए तो ये थोड़ा निराशाजनक होगा, है ना? रूडियन ने उसे उलझन में देखा। फिर उसने देखा कि एडेले का रवैया थोड़ा आक्रामक हो गया है और उसने कहा कि नाइट बनने की चाह रखने वालों के लिए शारीरिक बातचीत यानी फिजिकल कॉन्वर्सेशन से शुरुआत करना परंपरा है, तुम्हें नहीं लगता? यहां हर कोई बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा नर्वस मत होना। रूडियन को ठंडे पसीने आ गए और वो एक नर्वस मुस्कान के साथ सोचने लगा कि एक फिजिकल बातचीत